ये यूपी पीएससी जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम लिया उसी का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम 29/5/2022 को हुआ है। इसका PDF इसमें है। सेक्शन डी का सीरीज है ये। टोटल 125 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 25 तक हिंदी है इसमें, और 26 से लेकर के 26 to 125 तक का जो क्वेश्चन है वो सिविल इंजीनियरिंग का। तो फर्स्ट पेज में हम लोग का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है जो। इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट है 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें, और टोटल 125 क्वेश्चन है और 1/3 जो है इसमें निगेटिव होता है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो पहले इसमें 1 से लेकर 1 to 25 तक का जो क्वेश्चन है वो हिंदी का है। 1 से 25 तक का जो क्वेश्चन है वो हिंदी का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? तद्भव पूछ रहा है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो मयंक, तत्सम, संतान जो है वो तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? समाज शब्द में समाज शब्द दिया हुआ है, इसमें प्रत्यय जोड़ना है तो सामाजिक बनेगा। तो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे समाज में? तो सामाजिक बनेगा, सामाजिक। तो एक प्रत्यय जो हो गया उसको जोड़ने से सामाजिक बनता है। इस तरह से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द है, मोर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो इसमें कलापी जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कलापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बोल रहा है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। ये तीनों जो है वो सही है, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है वह कौन सा मनुष्य है, सेंटेंस दिया हुआ है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो? वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो? यह वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है? ये समानाधिकरण वाक्य है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें से कौन सा जो है महाप्राण और अल्पप्राण दो तरह का होता है। इसमें बोल रहा है कि महाप्राण का कौन सा प्रयोग नहीं हुआ? तो जोगन जो शब्द है उसमें महाप्राण का यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर रहा है पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होता है, किसी पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होता है उसको क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होता है उसको क्या कहते हैं? तो आदित्यिका कहते हैं उस तरह को। पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होता है उसको आदित्यिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय, पांडव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? पांडव, तो अब लगा हुआ है, दैट इज ए। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तत्सम से तद्भव बनाया गया, मतलब ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो तत्सम से तद्भव बनाया गया, तो इसमें से एक गलत है। चूल्हा सही है। सख्तु से सख्तु तत्सम है, सख्तु बनाया भी सही है। घर पर खपड़ा बनाया भी सही है। ये एक मेरा जो है प्रिय से प्रिया बनाया वो गलत है, तत्सम से तद्भव में नहीं आता, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, इसमें शुद्ध कौन सा वो कह रहा था? अनुग्रहित, 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 अनुगृहित, ये अनुगृहित होता है, दैट इज डी मेरा सही है। नेक्स्ट है तो लिखित शब्द युग में कौन सा शुद्ध है? इसमें बोल रहा है कौन शुद्ध लिखा हुआ? तो पति पत्नी लिखा हुआ। तो पति पत्नी कैसे लिखा था? पति पत्नी अगर लिखना है तो पति में हर्षी होता है और पत्नी में पत्नी जो लिखाता है वो दीर्घी होता है ना। तो पति और पत्नी इस तरह से होगा। पति पत्नी इसमें सही जो है बी नंबर से वो सही होगा। शायद जो भी ऑप्शन में होगा इस तरह से लिखा हुआ पति और पत्नी, पत्नी में दीर्घी होगा ना, तो इस तरह से पति पत्नी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अक्षर का इसमें से एक अर्थ नहीं है पूछ रहा है। तो मोज इसका एक अनर्थक शब्द, अक्षर का ही सेम अर्थ है। वर्ण, अविश्नासी, दोनों सेम। अंक जो है इसका नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य से, इसमें से कौन सा जो है मूर्धन्य है? तो प देखा जाए तो ओष्ठ से होता है, होगा नहीं। फ ओष्ठ से होता है। स जो होता है वो जीवा से, तो ये भी नहीं है, तो बचा एक ये। तो इस तरह से ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से मुहावरा गलत है। मुहावरा के बारे में पूछ रहा है। खाक छानना, खाक छानना में क्या कहता है? दर दर भटकना। राम ने पहले तो पढ़ाई नहीं की, अब नौकरी के लिए खाक छान रहा था, ये सही है। आस्तीन का साफ होना, धोखेबाज होना, ये भी सही है। ओखली में सीड देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ये भी सही है। तो बच गया एक और लास्ट, तो वही मेरा
सही होगा। हाथ मलना मीन्स हाथ साफ करना, हाथ मलना मीन्स हाथ साफ करना नहीं होता, हाथ मलना मीन्स पछताना। इस तरह से ये डी गलत है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया दो क्रिया होता है, तो सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सा है? तो श्याम खाता है, जिसका कर्म पड़ता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से डी जो है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बाकी जो दी है 3 है वो आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांझे की हाड़ी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ है। कहावत दिया हुआ, इसका अर्थ पूछ रहा है क्या हो रहा है। सांझे की हाड़ी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ है, भ्रमण पर जाने से कार्य बिगड़ जाता है, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है, सावधानी से कर सभी बिना जवाबदेही का कार्य करे तो सफलता हाथ लगती है। सांझे की हाड़ी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ है, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। तो इस तरह से ये इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो पूछ रहा है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो बैसाख नंदन जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए सही शब्द, संन्यास जो ग्रहण किया उस व्यक्ति के लिए सही बात कौन सा होगा? तो प्रवज्जित जो होता है संन्यास के लिए सही वर्ड होता है। तो इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से विलोम शब्द को पुष्टि की। विलोम शब्द में उल्टा शब्द बना रहा है, हयादार, बेया, अभिमानी, निर्विमान, अज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ का अनभिज्ञ, विज्ञ का अनभिज्ञ होता है, तो अनज्ञ ये गलत है, विज्ञ का अनभिज्ञ होता है तो ये गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो आध्यात्मिक, अधीन होता, अधीन, प्रतिनिधि होता, तो ये मेरा गलत है। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें से पूछ रहा नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है? तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द सांडर होता है तो ये होगा नहीं, जातवेद, कांतर, वैश्वनार, तो वैश्वनार जो है इसका नहीं है अग्नि का। निम्नलिखित में से किसका अर्थ पाँव की आहट भी है? इसमें से किसका अर्थ जो है पाँव की आहट, तो पाँव की आहट इसमें से कौन सा? चाप जो है पाँव की आहट का इसका अर्थ है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, उपसर्ग जो पहले रखता है बात का इसमें से नहीं हुआ है, तो कौन में नहीं हुआ? तो कुतरना में जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? विशेषण बताता है, विशेषण होता है किसी कार्य की विशेषता बताने वाले को, तो आलू, भालू और आलू, भालू, बालू ये तीनों नहीं होगा, ढालू जो है विशेषता है ये ढलवाती, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पूछ रहा है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, तो निम्नगरा और तरंगिणी, निम्ननगा और तरंगिणी जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं। इस तरह से इसका आंसर भी हो गया। तो हम लोग 1 से लेकर 25 तक के आंसर देखें। इसके आगे का क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग का है, इसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। सिविल का फर्स्ट क्वेश्चन जो है डीप बीम जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए डिजाइन किया जाता है? डीप बीम जो डिजाइन किया जाता है ओनली फॉर बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है। और इसका जो चेक होता है, चेक फॉर शेयर के लिए चेक किया जाता है, ना कि डिजाइन किया जाता है। तो इसमें डीप बीम जो है डिजाइन किया जाता है ओनली फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटरमाइन द नेट कपल मोमेंट एक्टिंग ऑन द फ्लोइंग बीम सो इन फिगर। इसमें टोटल पूछ रहा है कि कितना इसमें मोमेंट होगा, इस पे लग रहा है। तो कपल पूछ रहा है कि इसमें कितना कपल, नेट कपल कितना होगा। सबसे पहले क्लॉकवाइज देख लेते हैं। तो ये लग रहा है क्लॉकवाइज में देखा जाए तो 200 × 0.3 का है, 0.3 ये क्लॉकवाइज हो गया, प्लस में और क्लॉकवाइज कौन लग रहा है? 400 का लग रहा है। तो 400 × 6 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा? 2460। इसको और अगर सॉल्व किया जाए तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है फर्स्ट में 2460 आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा 500 दिया हुआ इधर से, और 500 × 3 तो 5×15 मीन्स 2 है, 2000 आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2460 माइनस करते हैं 2000 का, कितना आ रहा है? 460 आ रहा है किलो न्यूटन या न्यूटन मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो 460 इसका आंसर है, जो कि नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा।
इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ टोटल मोमेंट क्लॉकवाइज ये हो जाएगा और इसके वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2460 आ रहा, और ये दोनों की वजह से जो ऐड करेंगे वो 220,000 आ रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 460 आ रहा है। इस तरह से इसका आंसर 460 आएगा, दैट इज डी। नेक्स्ट है, हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट जनरली रिक्वायर, जो है हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होता है वो क्या रिक्वायर करता है? तो सन इंक्रीजिंग एजेंट है, बाटा इंक्रीजिंग एजेंट है, सन रिड्यूसिंग एजेंट है, या बाटा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट अगर डालते हैं तो सन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है, तो ये इसका एक आंसर है। यूनिट वेट पूछ रहा है किसका? कॉमन बर्न क्ले का ब्रिक। यूनिट वेट ऑफ कॉमन बर्न क्ले ब्रिक इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितना होता है? तो इसको 15 to 18, दैट इज बी। नेक्स्ट है, इफ एन एलिमेंट इज स्पेसिमेन ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। एक ब्रिटल मटेरियल है दिया हुआ, उसमें शियर स्ट्रेस लग रहा है। द क्रैक प्रोपोगेशन ऑफ अकर्स विल इंक्लाइन टू द साइड ऑफ एलिमेंट। जो क्रैक होगा इसमें, क्रैक जो होगा वो इंक्लाइनेशन कितना होगा? तो उसका इंक्लाइनेशन होगा 45 डिग्री पे होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल सक्सेसफुली फाइबर्स इन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में जो सक्सेसफुली फाइबर होगा कौन सा? तो एस्बेस्टर जो होता है वो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द सिलेंडरस रेशियो ऑफ कंपोनेंट कॉलम इन द लैटिस्ट कॉलम। कंपोनेंट कॉलम का जो सिलेंडरस रेशियो होगा वो कितना होगा? तो कंपोनेंट कॉलम का जो सिलेंडरस रेशियो होता है 50 होता है, या फिर 0.7 टाइम्स होता है जो इसका एल इफेक्टिव जो हो गया, या तो 50 होगा नॉट ग्रेटर देन 50 और नॉट ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स सिलेंडरस रेशियो ऑफ होल। तो होल का जो होता है कितना होता है? टोटल 145 होता है। सिलेंडरस रेशियो ऑफ लेटेस्ट कॉलम का 145 होता है, बट यहाँ पे कंपोनेंट का पूछ रहा है तो कंपोनेंट का मेरा 50 हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा? पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले इनकरेक्ट पूछ रहा है, इन द हिल स्लैब ऑफ रिटर्निंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब। हिल स्लैब में अगर देखा जाए, अगर टी बीम देखा जाए, टी बीम है तो इसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया मेरा हिल, ये हो गया मेरा टॉप। तो हिल में जो होता है टॉप लेवल पे इसका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, बट दिया हुआ क्या है? प्रोवाइड द बॉटम लेवल। तो इस तरह से मेरा गलत हो गया, बॉटम पर प्रोवाइड नहीं किया जाता, ये टॉप पे प्रोवाइड किया जाता है, तो पहला ही मेरा गलत हो गया। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब एरिया होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जो एरिया हो गया वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो टोटल एरिया हो गया वो टफनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी कॉज मटेरियल टफनेस ऑफ द मटेरियल, दैट इज डी। नेक्स्ट है, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले और ड्यू टू। तो प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक है क्ले में, वो किसके वजह से होता है? तो कैपिलरी राइज हो रहा है उसके वजह से इसमें प्लास्टिसिटी आता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है, कैपिलरी सपोर्टेड is simply supported a steel beam of a span 5 meter carries a concentrated load 50 kN at 3 meter from left support. The beam is of circular cross section with 100 mm diameter. The deflection under point load. क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीम स्पैन 5 मीटर carries a concentrated load of 50 kN at 3 meter from left end. The beam of the circular cross section है 100 mm डायमीटर, डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड। जो डिफ्लेक्शन है इसका अगर देखा जाए इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन जो मेरा कर रहा है। एक सिंपली सेपरेट बीम है, इसमें एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, टोटल ओवरऑल लेंथ 5 है, 3 पे लग रहा है, 2 इधर लेफ्ट से 3 पे है और राइट से मान ली ए है, ये बी है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं सिंपल अगर देखा जाए इसका फॉर्मूला, अगर सिंपली सेपरेट है बीम और किसी एक पॉइंट लोड अगर डब्ल्यू लग रहा है ये डिस्टेंस ए पे, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड। जो डिफ्लेक्शन होगा इसका वो कितना होता है? तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 a प्लस बी इंटू ई आई। ये सिंपली सेपरेट बीम में अगर किसी पॉइंट पे लोड लग रहा है अनइक्वल लेंथ पे, तो जो डिफ्लेक्शन होगा अंडर पॉइंट लोड उसका वैल्यू होता है डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 a प्लस बी इंटू ई आई। इस तरह से इस फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं इसका, तो जो इसका आंसर आ रहा है अगर देखा जाए डब्ल्यू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3a प्लस बी इंटू ई आई। ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद मेरा कितना आ रहा है 120 डिवाइड बाई ई आई, दैट इज बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम प्रोजेक्ट इन होल। जो होल प्रोजेक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज ए। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन इन ट्रस। डिफ्लेक्शन जो होता है ट्रस में, अगर ट्रस का डिफ्लेक्शन देखा जाए तो समेशन ऑफ पी के एल डिवाइड बाई ए ई होता है, दैट इज एक्सेल रिजिडिटी, मीन्स एक्सेल रिजिडिटी, दैट इज बी। नेक्स्ट है इन टू मेथड्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस द फॉलोइंग मेथड्स आर ट्रू अबाउट देम। दो मेथड दिया हुआ, इसमें से कौन किसके लिए वैलिड है वो पूछ रहा है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज इफ टाइम ड्यूरेशन इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इंक्रीज करेगा दोनों केस में, अगर आइदर टाइम इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, दोनों में जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो इंक्रीज करता है, ये किसके लिए है। और सेकंड मेथड जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट वैरीज डायरेक्टली विथ टाइम। ये जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम से। तो ये दोनों किसके लिए वैलिड है, तो एक सीपीएम के लिए जो फर्स्ट मेथड है दोनों केस में बढ़ेगा, आइदर वो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करे टाइम या इंक्रीज करे, तो ये पर्ट मेथड में होता है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोजेक्ट कॉस्ट टाइम का तो वो सीपीएम मेथड में होता है। तो इस तरह से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन एट द हिंज एंड ऑफ यूनिफॉर्म प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, एक प्रोप्ट यहाँ पे है, तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ किसका पूछ रहा है, इन्फ्लुएंस डायग्राम का, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का। अगर इसका डिफ्लेक्शंस आर ए पे अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन निकालें प्रोप्ट एंड के लिए, प्रोप्ट एंड पे जो रिएक्शन लग रहा है उसके लिए अगर इन्फ्लुएंस लाइन निकालें कैंटिलीवर बीम में, तो इस तरह से बनेगा इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इसका जो शेप बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ऊपर का हाइट तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट लोड का रिएक्शन निकालेंगे तो 3/8L हो जाएगा। तो वहाँ पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा, तो 3.5 अगर इसका यूनिट मांग लेते हैं 3/8L हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज ए। नेक्स्ट है कंक्रीट कैन बी पम्प्ड अप ए डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस। कंक्रीट जो है पंप किया जा सकता है कितने डिस्टेंस तक बिना कोई लॉस का, तो 400 मीटर तक जो होता है बिना लॉस का वो मूव कर सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इसमें 400 का अप्रॉक्स एक दिया हुआ आंसर, दैट इज ए। नेक्स्ट है इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड ऑफ ए हुक ऑफ द डिफॉर्म बार शुड बी माइल्ड स्टील। इंटरनल रेडियस जो होता है हुक का माइल्ड के लिए कितना होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। नेक्स्ट है द पर्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है किसका इक्वल है, बल्क मॉडुलस का, मतलब पॉइसन्स रेशियो। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, और एक इक्वेशन जानते हैं 3K1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से म्यू का जो वैल्यू आ रहा है 1/8 आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट है हाउ मनी टाइम्स of the compacting energy is used in ISC heavy component test is comparison to IS light component। मतलब heavy का जो है वो कितना टाइम्स होता है लाइट का, तो 4.5 टाइम्स होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है इन द CPM नेटवर्क एस्टिमेट दैट रिक्वायर्ड कंप्लीट ए जॉब इन एब्सोल्यूट मिनिमम टाइम। जो मिनिमम टाइम में जो कंप्लीट होने का इन CPM नेटवर्क एंड एस्टिमेट दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए जॉब इन एब्सोल्युटली मिनिमम टाइम में जो कंप्लीट हो रहा है जॉब उसको क्या कहते हैं, उसको नॉर्मल एस्टिमेट करते हैं, दैट इज बी। ए बीम ABC सिंपली से प्रोवाइड एट A एंड B। एक बीम दिया हुआ है, बीम देख लेते हैं, बीम दिया हुआ है AB सिंपली से प्रोवाइड ओवर हैंगिंग BC शो इन द फिगर बिलो, इट कैरीज लोड शो इन फिगर इफ द बोथ रिएक्शन आर इक्वल। तो दोनों रिएक्शन है वो इक्वल है, रिएक्शन अगर लग रहा है RA और RB पे दोनों इक्वल है, तो W का वैल्यू कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। तो रिएक्शन सबसे पहले निकालते हैं। तो अगर इस बीम कंडीशन में अगर समेशन ऑफ मोमेंट अगर A पे 0 करते हैं फर्स्ट केस में, दूसरा केस में समेशन ऑफ मोमेंट एट B पे 0 करते हैं, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से RB निकल जाएगा, RB का जो वैल्यू आएगा RB का वैल्यू निकल जाएगा, और सेकंड केस में RA का निकल जाएगा। RB और RB दोनों निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आता है, इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है
वो कितना आ रहा है, तो 4p/5। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 करना फर्स्ट टाइम में, और सेकंड टाइम में क्या करना, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। दोनों से आर ए और आर बी दोनों इक्वेट करना। दोनों इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा डब्ल्यू का, डब्ल्यू बराबर क्या आ रहा है, 4p/5, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लैट बेल्ट जॉइंट द बिगेस्ट एरिया कौन सा होता है, तो बिगेस्ट एरिया थ्रोट होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है द एनालिसिस ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लिस्ट, किस केस में एंगल का इंटरनल फ्रिक्शन जो होगा सबसे कम होता है, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सबसे कम किस में होता है, तो क्ले में होता है, दैट इज ए। इरेटेड कंक्रीट, जो इरेटेड कंक्रीट है प्रोवाइडेड बाय एडिशन ऑफ, इरेटेड कंक्रीट किससे प्रोवाइड, मतलब किसको ऐड करने से बनेगा, इरेटेड कंक्रीट प्रोवाइड बाय एडिशन ऑफ, किसको ऐड करने से इरेटेड कंक्रीट बनता है, तो एल्युमिनियम पाउडर को प्रोवाइड करने से हम लोग को इरेटेड कंक्रीट प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरम may be started as the next external force acting on the system and the resulting reverse effective force are in equilibrium। करा which theorem या principle may be started as the net external force, net जो external force है, summation of force जो है acting on the system and the resultant reverse effective force are in the equilibrium। बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल हो जाए समेशन ऑफ इंटरनल, इसको कौन सा प्रिंसिपल है, तो इसको बोलते हैं वेरेगन्स थ्योरम। वेरेगोन थ्योरम जो बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग होता है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल करता है रिजल्टेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरनल फोर्स का, दैट इज बी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, किसके लिए, कंक्रीट फॉर रोड या रनवे, कितना होता है, तो 30% होता है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इंटरनल ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडनली अप्लाइड लोड टू द अदर ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड में कितना होता है स्ट्रेस, 2p/a होता है, और ग्रेजुअली है तो p/a होता है, दोनों का स्ट्रेस होता है, ये सडनली में होता है, ये ग्रेजुअली में होता है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइड। मिनिमम टेंशन स्टील जो होता है आरसीसी बीम में क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम टेंशन स्टील जो होता है आरसीसी बीम में प्रोवाइड करने का मेन रीज़न होता है कि ये सडन फेलियर को जो होता है रोकता है, दैट इज सडन फेलियर को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है एक प्लास्टिक डिजाइन द स्ट्रक्चर इफ द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिटेंसी इज J, then the member of hinge P required to convert the structure into mechanism। अगर किसी स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ हिंज जो होता है, टोटल नंबर ऑफ हिंज जो होता है, टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिटेंसी +1 होता है। नंबर ऑफ हिंज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इंटरमिटेंसी +1 to convert a structure into a mechanical mechanism। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा J+1 हो जाएगा, क्योंकि J मेरा दिया हुआ था क्या, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिटेंसी। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल या लेयर सॉइल द बेस्ट इक्वेशन दैट कैन बी adopted फॉर कंप्यूटिंग द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए, तो सबसे स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो वेस्टगार्ड मेथड होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है ए लोड P इज अप्लाइड टू वायर ऑफ डायमीटर D, द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल। एक लोड जो है किसी वायर पे प्रोवाइड किया जाता है, इसका डायमीटर D है, डायमीटर इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल, रेडियस जो है डबल कर दिया जा रहा है, एंड रिड्यूस द लोड हाफ, और जो लोड है उसको हाफ कर दिया, देन द यंग्स मॉडुलस जो होता है बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड या बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो डिपेंड करता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यंग्स मॉडुलस जो होता है हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, जैसे स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, हर अलग अलग मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस का वैल्यू अलग अलग होता है, बट एक मटेरियल का किसी भी डायमेंशन किसी भी शेप के लिए जो उसका यंग्स मॉडुलस होगा वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, डायमीटर और लोड चेंज करने से
इसमें कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, तो रिमेन्स अनइफेक्टेड। क्रोन ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो क्रोन ग्लास होता है किसका एग्जाम्पल है, तो सोडा लाइम ग्लास का एग्जाम्पल, दैट इज बी। द कर्नल ऑफ ए शॉर्ट कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो उसका है उसका कर्नल पोर्शन कौन सा होगा, तो ये रोम्बस शेप का होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल का रोम्बस बनता था, तो रोम्बस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ ऑफ compression flange of simply supported beam not restrained against torsion, torsion के अगेंस्ट restrained नहीं है at the ends। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द compression flange है simply supported beam, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, नॉट restrained against torsion, torsion में restrained नहीं है, दैट मीन्स करने का मतलब है कि वो हिंज है, दोनों एंड जो है वो हिंज है, एंड्स जो है हिंज है, दोनों हिंज में के टाइम्स कितना होगा, तो के यहाँ पे 1 हो जाएगा, दैट इज सी। द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन सी फूड रोलर, सी फूड रोलर में बेसिक एक्शन कौन सा होता है, तो क्रीडिंग होता है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी विच फिट्स वेल फॉर पट एनालिसिस, पट एनालिसिस के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है वो कौन सा होता है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, दैट इज बी। रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ B/D रेशियो दिया हुआ है 0.5 एंड द सर्कुलर सेक्शन, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है एक सर्कुलर सेक्शन है, हैव द सेम एरिया, दोनों का एरिया जो है सेम है, कितना, तो 10,000 mm²। देन द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होता है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर देखा जाए दैट इज जेड जो होता है, अगर रेक्टेंगल सेक्शन का देखा जाए तो B/6 होता है, और सर्कुलर सेक्शन का देखा जाए π/32 होता है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल सेक्शन का देखें तो सेक्शन मॉडुलस जो हो जाएगा BD²/6, और सर्कुलर सेक्शन का देखा तो π/32, ये दोनों का रेशियो निकाल देंगे, वही पूछ रहा है इसमें। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन, द रेशियो किसका पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन टू द सर्किल सेक्शन, मीन्स रेक्टेंगल सेक्शन का पहले निकाल लेंगे और फिर सर्किल सेक्शन का, इसका देखने में कितना होता है BD²/6, और सर्किल के सेक्शन का कितना होता है π/DQ, इसका डायमीटर है, ये डेप्थ है, DQ/32, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है, तो आ रहा है मेरा 1.67 के आसपास, दैट इज बी। नेक्स्ट है A solid round bar 3 meter long 5 cm in diameter is used as a strut with both जो ends है वो हिंज है। सबसे पहले हिंज है तो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, π² EI L इफेक्टिव का स्क्वायर, दोनों एंड हिंज है, दोनों एंड अगर हिंज दिया हुआ है तो L इफेक्टिव जो हो जाएगा L के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो क्रिपलिंग लोड जो हो जाएगा, जो पी क्रिपलिंग होगा वो कितना हो जाएगा, π² EI/L², ठीक है। पाई का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू जो होता है, आई कितना होता है, सर्कुलर सेक्शन है तो πD4/64, आई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो क्रिपलिंग लोड का वैल्यू आ रहा है, और पी क्रिपलिंग का जो वैल्यू आ रहा है 67.28 के अप्रॉक्स आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट है फॉर सैचुरेटेड क्ले स्कैम्पटन पोर प्रेशर कितना होता है, सैचुरेटेड के लिए जो बी का वैल्यू होता है वो 1 होता है, और ए का जो वैल्यू होता है वो ए का वैल्यू जो होता है, बी का जो वैल्यू होता है सैचुरेटेड के लिए 1 होता है, और ए का जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। यही अगर ड्राई रहता तो ड्राई में बी का वैल्यू 0 होता है, बट यहाँ पे सैचुरेटेड दिया हुआ तो बी का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूटिलाइजेशन ऑफ कंक्रीट इन टेंशन जोन, टेंशन जोन में कंक्रीट कितना यूटिलाइज होता है, प्री स्ट्रेच कंक्रीट मेंबर सेव कंक्रीट रेंजिंग बिटवीन, तो 10 to 20%, दैट इज ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टेक्निक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा एक जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो नेटवर्क टेक्निक नहीं है, तो बार चार्ट है, पर्ट है, CPM है, ये मेरा यूनिटिक्स नहीं है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स इज मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द वेलोसिटी, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है A √√ω²,
जो v का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम, तो पूछ रहा है कहाँ पे था, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे कितना होता है, मीन पोजीशन करने का मतलब है एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए। मीन पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा इसमें, तो मीन पोजीशन पे जो मेरा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होता है, दैट इज ए इंटू डब्ल्यू बी मैक्स का वैल्यू दैट इज ए। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाई, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट है उसमें से क्या होगा, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट जो खुद से कॉम्पैक्ट हो रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाई रफ सरफेस फिनिश, जो सरफेस होगा उसका रफ होगा, या हाई पाउडर कंपोनेंट, सेमेंटेशियस मटेरियल अप टू 30%, हाई वाटर पाउडर रेशियो। जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग जो होगा, तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग तो उसमें सरफेस होगा वो रफ सरफेस हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज मोर सुटेबल, इंक्रीज द मोटार कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। मोटार का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए इसमें से सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो कौन सा कंपोनेंट है जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करे, जो मटेरियल का कौन सा इसमें सब्सटेंस है जो इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर जाए। तो लाइम, मोटार, जॉइंट्स प्रोफाइल, सैंड या पोर्टलैंड सीमेंट जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से इसका आंसर डी। नेक्स्ट द सेफ फैक्टर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए सेफ फैक्टर कितना होता है, 2.3 ये होता है रेक्टेंगल के लिए। तो ट्रायंगल पूछ रहा था, ट्रायंगल के लिए 2.3 होता है, डायमंड सेक्शन के लिए 2 होता है, रेक्टेंगल के लिए 1.5 होता है। इस तरह से इसका आंसर डी। नेक्स्ट है टू सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर D1 एंड D2 रेस्टिंग ऑन द सरफेस, सेम सरफेस पे रेस्ट कर रहा, सेम प्योरली कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल है द रेशियो ऑफ देयर ग्रोस अल्टीमेट पेयरिंग कैपेसिटी। कोहेसिव सॉइल है तो फाई जो होगा वो 0 होगा, जैसे ही फाई 0 होगा तो एन गामा का वैल्यू भी 0 हो जाता है और एन क्यू का जो वैल्यू हो जाता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्यू ग्रोथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, CNC प्लस गामा डी। तो इसमें कोई भी जो है ये डेप्थ ऑफ फुटिंग है, डेप्थ ऑफ फुटिंग दोनों का सेम है क्योंकि सरफेस पे है दोनों, तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है D1 और D2 पे, मीन्स डायमीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ही कोहेसिव सॉइल आता है तो नॉट डिपेंड ऑन डाया पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से जो इसका आंसर जो होगा, दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो दोनों का रेशियो सेम होगा, दैट इज 1। नेक्स्ट है विच नोट द ग्राफिकल मेथड फॉर लोकेटिंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को लोकेट करने के लिए इसमें कौन सा ग्राफिकल मेथड नहीं है, तो डायरेक्ट्रिक में सर्किल मेथड है, मूवर सर्किल मेथड है, सर्किल ऑफ इनर्शिया मेथड है, इलिप्स ऑफ इनर्शिया नहीं, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज टर्म है। तो मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी जो होता है, अभी हम लोग देखे थे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए सेक्शन मॉडुलस का यूज़ करते हैं, सेक्शन मॉडुलस दैट इज जेड का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि किसी क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी निकालने के लिए उसका टर्म क्या हो, तो मॉडुलस सेक्शन मॉडुलस होगा, दैट इज मॉडुलस कर सकते हैं इसको डी। CPM नेटवर्क इज अपडेट। CPM नेटवर्क जो है उसको कब अपडेट करते हैं, CPM नेटवर्क जो है उसको कब अपडेट करते हैं, तो वेन एवर देयर इज ए डिफरेंस इन द प्लान एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान में जो डिफरेंस आने लगा तब उसको अपडेट की जरूरत पड़ता है, दैट इज ए। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इंक्रीज। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट का कब इंक्रीज करेगा, तो द क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट, क्वांटिटी ऑफ स्टील, द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, दैट इज सी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पैटर्न कॉलम सेल बी इंक्रीज बाई। जो इफेक्टिव लेंथ है किसका, पैटर्न का कितना इंक्रीज करता है, तो 10%। लेसिंग में 5% बट पैटर्न में 10%। द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन दिया हुआ है तो जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो लेस होता है किससे, एक्चुअल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो लेस होता है किससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। यहाँ पूछ रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, तो बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, दैट इज बी। द एरिया रेशियो पूछ रहा है कि इसका थिन वॉल सेम प्लेट शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड मोर देन। एरिया रेशियो होता है 20% से कम होता है, तो यहाँ पर सबसे कम अगर देखा जाए नॉट नॉर्मली एक्सीड कितना, 15%, दैट इज बी। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो रेशियो किसका पूछा, डिस्टेंस का, मूव्ड बाय एफर्ट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय मतलब
बाई एक्स पूछ रहा है कितना होगा, बाई डिस्टेंस मूव दैट इज बाई रेशियो कितना इफेक्ट लगाएं तो बाई मूव किया, डिस्टेंस मूव बाई लोड मूव किया एक्स, दोनों का जो रेशियो होता है उसको वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, दैट इज बी आर, दैट इज डी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 3 IS 399 1963 वेट ऑफ द टिम्बर इज स्पेसिफाइड। वेट ऑफ टिम्बर जो था किस पे स्पेसिफाइड किया जाता है तो 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, 12% मॉइस्चर कंटेंट पे इसका वेट निकाला जाता है, दैट इज से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लग एंगल्स। लग एंगल जो होता है क्या करता है, एंगल सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस नहीं, प्रोवाइड टू टेक हैवी मोमेंट गलत, एंगल टू बी बल्ब और ऑन 1 kg नहीं, एंगल टू रिड्यूस द लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लग एंगल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज डी। द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी ऑफ रिटर्निंग बॉल, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है रिटर्निंग बॉल विथ बी टू अवॉइड फेल्यूर इन द टेंशन। टेंशन फेल्यूर को अवॉइड करने के लिए इसेंट्रिसिटी जो होता है कितना होता है तो b/6 इसका इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल पैराबोलिक arc of a span 20 meter, rise 5 meter is hinged at the springing. It support a uniform distributed load 2 ton, UDL डाला हुआ 2 ton per meter का run of a span. Horizontal thrust in turn at each of the springing edge. horizontal अगर मान लिया जाए है यहाँ पे अगर हिंज दिया हुआ तो horizontal thrust कितना होगा, हम लोग सिंपल से जानते हैं horizontal thrust का फॉर्मूला क्या होता है WL² डिवाइड बाई 8H। अगर UDL डाला हुआ है तो इसका जो फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का WL² डिवाइड बाई 8H। W दिया हुआ, L दिया हुआ, H दिया हुआ, तीनों का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो H का वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए WL² डिवाइड बाई 8H तो सॉल्व करने के बाद 20 आता, दैट इज सी। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेल्यूर with factor of safety 5, what should be the maximum permissible exit gradient for soil with a specific gravity 2.5 and porosity of 0.35? पूछ रहा है to provide safety against piping failure, the factor of safety दिया 5, what should be the maximum permissible exit gradient? I का वैल्यू कितना होना चाहिए to specify the gravity, specific gravity दिया 2.5 and porosity दिया हुआ। हम लोग जानते हैं exit gradient अगर निकाला जाए, सिंपल exit gradient कहा जाए तो G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैक्सिमम निकाला जाए तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5 से डिवाइड करेंगे तो G-1 ओवरऑल जो निकालेंगे कितना हो जाएगा G-1 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू 1 प्लस ई। यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ, पोरोसिटी दिया हुआ है 0.35, यहाँ से वॉइड रेशियो निकालेंगे, वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा 1 प्लस, वॉइड रेशियो कितना होता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन, एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन। यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लेंगे, एन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा, सिंपल से अगर आई का वैल्यू निकालना है I/5 या फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर सकते हैं तो G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई आई हो गया, डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू जो आ रहा है IC का वो कितना आ रहा है मेरा 0.195, दैट इज सी। सिंपल इसमें सिर्फ फार्मूला लगाना था, फार्मूला क्या है I = G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल निकल जाएगा। नेक्स्ट है if the fixed beam AB of span L has hinge C at mid span, the concentrated load W is applied at C. What is the fixed end moment? एक फिक्स्ड एंड दिया हुआ है, इस पर एक हिंज है, पॉइंट लोड लगा हुआ W का, तो मोमेंट पूछ रहा था। इसको दो पार्ट में अगर हम ब्रेक करें, एक यहाँ इसको इसे यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा W/2, इसका जो मोमेंट होगा W/2 इंटू L/2, दैट इज WL/4, दैट इज WL/4C। Element subjected to two equal and lax stresses on the two mutually perpendicular plane, the shape of Mohr circle. Mohr circle का शेप पूछ रहा है कब, जब मान लो दो प्लेन है, दोनों पे सेम स्ट्रेस लग रहा है और सेम नेचर का, मान लिया जाए ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इस पे सिग्मा लग रहा है, इधर भी सिग्मा लग रहा है, दोनों सेम नेचर का है और
दोनों सेम नेचर का और सेम अमाउंट का। तो पूछ रहा है तो इसका जो मॉड सर्कल होगा कैसा होगा। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस निकालते हैं, सिर स्ट्रेस। सिर स्ट्रेस का अगर वैल्यू देखा जाए तो कितना होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम होने के बाद 0 हो जाएगा। मीन्स रेडियस का जो वैल्यू है आर या टाउ मैक्स इज इक्वल टू 0। रेडियस 0 होगा, इस तरह से रेडियस 0 होगा। तो रेडियस 0 होगा तो सर्किल ऑफ रेडियस सिग्मा गलत, इट विल बी ए पॉइंट ओनली, क्योंकि आर बराबर 0 मेरा हो रहा है तो जैसे भी होगा सिंपल सा एक पॉइंट ही होगा जिसका रेडियस 0 हो। तो इस तरह से आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज विथ ड्यूरेशन, डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज विथ ड्यूरेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में रिलेशन पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए ये ड्यूरेशन हो गया, ये ड्यूरेशन हो गया, और इधर अगर टाइम देखा जाए, सॉरी ड्यूरेशन, अगर ग्राफ दोनों में देखा जाए ड्यूरेशन में और कॉस्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है टाइम के साथ। इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर देखा जाए किसी प्रोजेक्ट का तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वो इंक्रीज करता है। ये मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट का ग्राफ हो जाता है, और ये डिक्रीज करता है टाइम के साथ, वो डायरेक्ट कॉस्ट का ग्राफ हो जाता है। अगर ज़्यादा समय लेना है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है और डायरेक्ट कॉस्ट घट जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन देखते हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज विथ ड्यूरेशन, डायरेक्ट कॉस्ट जो है ड्यूरेशन के साथ घटते जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है इंक्रीज करता है ड्यूरेशन के साथ। इस तरह से बी और सी मेरा सही है, तो बी और सी मेरा डी में सही है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ कॉलम हेड सपोर्ट ऑन ए फ्लैट स्लैब। जो डायमीटर है कॉलम हेड का किसी एक फ्लैट स्लैब का तो कितना होता है वो पूछ रहा है। द डायमीटर ऑफ द कॉलम हेड सपोर्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट। जो डायमीटर होता है कितना लिया जाता है, 25 टाइम्स जो होता है, या 0.25 टाइम्स जो है स्पैन लेंथ का लिया जाता है, दैट इज डी। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एज पर IS 2911 पार्ट 3 द bulbs in piles कैन नॉट बी इंस्टॉल इन अंडर वाटर लेवल। अंडर वाटर में नहीं, किस सॉइल के लिए जो है अंडर बल्ब जो है नहीं इंस्टॉल किया जाता, तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए जो है ये नहीं प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या कर रहा, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट, किस जो फोर्सेस है किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन। डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन मतलब नॉन कोप्लेनर हो गया, और एक पॉइंट पे मीट कर रहा मीन्स कॉन्क्रीट हो गया। नॉन कोप्लेनर कॉन्क्रेंट फोर्स, नॉन कोप्लेनर कॉन्क्रेंट, दैट इज डी। इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट बाय क्रशिंग। इकोनॉमिक सेविंग जो होगा किसको क्रशिंग से होगा, तो चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी जो होगा उसको क्रशिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है ए कॉलम वेयरिंग ट्रस इन एन ओपन इंडस्ट्रियल शेड इज 6 मीटर बिटवीन इट्स ओन बेस एंड बॉटम ऑफ द ट्रस। व्हाट इज द इफेक्टिव हाइट ऑफ द कॉलम टेकन टू कैलकुलेशन। इफेक्टिव हाइट इसमें कितना होगा पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, ए कॉलम वेयरिंग ट्रस है इन एन ओपन इंडस्ट्रियल शेड, किसी शेड में 6 मीटर हाइट दिया हुआ बिटवीन इट्स ओन बेस एंड बॉटम ऑफ द ट्रस। अगर बेस इसका देखा जाए तो फिक्स माना जाता है, और जो टॉप देखा जाए तो उसको हिंज माना जाता है। तो इफेक्टिव लेंथ जो इसमें होगा वो कितना हो जाएगा, 0.8 टाइम्स हो जाता है एल का, 0.8 टाइम्स एल का हो जाता है। तो एल इफेक्टिव इसमें कितना हो जाएगा, तो 0.8 इंटू लेंथ दिया हुआ था 6 तो कितना हो जाएगा 4.8, दैट इज बी। नेक्स्ट है ए लोड ऑफ 16 केन per meter square uniformly distributed over a circular area 6 meter diameter or on a ground surface. The vertical stress at point P which is at a depth 5 meter directly below the center of the loaded। कह रहा है कि एक सर्कुलर लोडेड एरिया है, इसके जस्ट 5 मीटर पे P पे वर्टिकल लोड कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर ये कितना दिया हुआ है 6 मीटर डायमीटर दिया हुआ है तो ये 3 हो जाएगा। अगर ये निकाला जाए कितना हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ अगर सीटा मान लेते हैं तो इसका फार्मूला होगा, अगर सर्कुलर एरिया का अगर निकाला जाए स्ट्रेस वर्टिकल पे एक्स डिस्टेंस पे, तो इसका फार्मूला होता है क्यू जो दिया हुआ वो 1 प्लस
क्यू जो होगा जेड पे कितना हो जाएगा, क्यू जो दिया हुआ वर्टिकल वो 1 माइनस कोस क्यू थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्यू थीटा, अगर ये मेरा ग्राफ आया था, ये मेरा 3 था, ये 5 था, तो इसको निकालेंगे तो मेरा 5.85 आएगा, ये डायगोनल, ये एंगल हो गया। यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर क्या आ रहा है मेरा, तो BH होता है कोस थीटा बराबर, तो 5 डिवाइड बाई 5.85, तो कोस थीटा का वैल्यू निकल गया, कोस क्यूब कर देंगे यहाँ से। तो इसी फॉर्मूला पे क्यू 1 माइनस कोस क्यू थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दिया हुआ है क्यू का वैल्यू, इस तरह वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है मेरा 6.45 के अप्रॉक्स आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, 6.45 कहाँ दिया हुआ है, दैट इज सी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था Q1 माइनस कोस क्यू थीटा, इसी फॉर्मूला पे। ये सर्कुलर एरिया के लिए होता है, जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, सर्कुलर लोडिंग दिया हुआ तो उसके लिए ये स्ट्रेस होता। नेक्स्ट है द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ए हॉरिजेंटल थ्रस्ट। हॉरिजेंटल थ्रस्ट के सिमेट्रिकल 3 हिंज पैराबोलिक आर्क, 3 हिंज है, पैराबोलिक आर्क है। हम लोग जानते हैं कि 3 हिंज पैराबोलिक आर्क जो होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जो पैराबोलिक जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पैराबोलिक लाइन का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा, दैट इज सी। स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिक बॉल इज नॉट चेक, स्टेबिलिटी जो होता है ब्रिक बॉल का किसके लिए चेक नहीं किया जाता, तो स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिक बॉल इज नॉट चेक फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए चेक नहीं किया जाता, दैट इज बी। नेक्स्ट है सिंकिंग इफेक्ट, सिंकिंग इफर्ट इन ए बेल फाउंडेशन इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ बेल स्टैंडिंग टू दैट ऑफ सिंकिंग फ्रिक्शन, मतलब वेट और बाई फ्रिक्शन का जो रेशियो होगा साइड टू साइड और परफेक्टली कितना होगा, तो मोर देन 1, दैट इज सी। बॉल दिया हुआ ए मास 2 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्ट्राइकिंग डायरेक्टली ऑन बॉल बी मास 4 kg एट रेस्ट। बॉल ए आफ्टर स्ट्राइकिंग कम्स टू रेस्ट, स्ट्राइकिंग के बाद ए जो है वो रेस्ट में आ जाता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का जो वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का निकालने के लिए मोमेंट इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, मोमेंट इक्वेशन इक्वेट करते हैं, तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू कर देंगे m1v1 10 प्लस m2v2 10। ये दिया हुआ यहाँ से v2 10 का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि m1 रेस्ट में v1 जो है रेस्ट में तो ये 0 हो जाएगा, v1 यहाँ से निकाल जाएगा, तो v2 10 का वैल्यू जो निकल रहा है यहाँ से तो मेरा 1 आ रहा, तो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन हो रहा है 1 हो रहा है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। तो यहाँ से कर सकते हैं, तो ई बराबर जो हो जाएगा, ई का जो वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, दैट इज बी। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्टेबिलिटी of footing when dead load, live load and earth pressure are considered for shallow foundation। अगर तीनों को कंसिडर कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है क्या होता है, तो ग्रेटर देन 1.5 अगेंस्ट स्लाइडिंग, दैट इज ए। फॉर सिंगली सपोर्टेड बैलेंस सेक्शन एमयू बराबर, एमयू जो दिया हुआ लिमिट सेक्शन का मतलब लिमिट कंडीशन में आर यू लिमिट बी डी स्क्वायर फॉर M20 कॉन्क्रीट एंड FE 415। हम लोग जानते हैं कि अगर FE 250 का देखा जाए तो मोमेंट का जो वैल्यू होता है 0.148 होता है, FC के BD स्क्वायर 415 का देखा जाए तो 0.138 होता है, और 500 का देखा जाए तो 0.133 होता है। तो 415 का पूछ रहा है तो 138 हो जाएगा यहाँ से, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा M का कितना हो जाएगा 0.138 FC के BD स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहा है BD स्क्वायर को छोड़ कर, इसको छोड़ कर, तो FC का वैल्यू M20 के लिए 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.138 इंटू 20, 26 27 अप्रॉक्स 2.76, दैट इज सी। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्ट बीम ऑफ स्पैन L कैरिंग ए UDL ऑफ W पर मीटर पर यूनिट लेंथ इफ द बीम इज propped at its center, then the bending moment diagram, the bending moment is 0 at the distance। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, पहला केस में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है
ये यूडीएल डाला हुआ है, सिंपली बीम एल स्पैन दिया हुआ है, ये डाला हुआ है, ठीक है। इफ़ द बीम इज प्रोप्ड एट इट्स सेंटर, दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि इसका सेंटर पे एक प्रोप्ड कर दिया गया, मीन्स एक और सपोर्ट लगा दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि किस एंड पे जो होगा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। तो सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। तीनों का रिएक्शन निकाल लेते हैं। इससे रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग इसका मोमेंट निकाल लेंगे एक डिस्टेंस पे यहाँ से। तो मोमेंट, सबसे पहले मोमेंट निकालेंगे तो रिएक्शन निकलेगा, रिएक्शन निकालने के लिए मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन को इक्वेट करेंगे। डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल कितना होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल कितना होता है 5/384 WL4 डिवाइड बाई EI, ठीक है। ये पॉइंट लोड के बाद कितना डिफ्लेक्शन, दोनों को बैलेंस करके जीरो कर देंगे, टोटल डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो पॉइंट लोड के बाद कितना हो जाएगा, यूडीएल जब सिंपली सेपरेट है तो 1/48 यहाँ पे R हो जाएगा। या कह सकते हैं अगर इस केस में निकाले डिफ्लेक्शन तो कितना हो रहा था मेरा 5/384 WL4 डिवाइडेड बाई EI, ठीक है। और पॉइंट लोड अगर डालें यहाँ पे, अगर पॉइंट लोड है दैट इज नीचे, अगर इसको हम R मान लेते हैं रिएक्शन, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा RL3 डिवाइड बाई 48 EI। यहाँ से मेरा R का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद वैल्यू निकल गया R, इसका वैल्यू निकल जाएगा, मान लीजिए R1 है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, या R2 है, तीनों का वैल्यू निकाल के इसके बाद यहाँ से मोमेंट निकालेंगे x पे। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/8L आ रहा है, दैट इज D। नेक्स्ट है ए सॉइल सैंपल हैविंग वाइड रेशियो 1.3, वाटर कंटेंट 50% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 इन स्टेट। तो किस स्टेट में वो पूछ रहा है। तो सिंपल एक रिलेशन जानते हैं, ES इज इक्वल टू WG, G का वैल्यू दिया हुआ, W दिया हुआ, E दिया हुआ, से S निकालेंगे, S कितना आ रहा है तो 100% आ रहा है, दैट इज फुली सैचुरेटेड, इज D इसका करेक्ट आंसर है। ब्लास्टर इन अ स्टेयर केस, जो ब्लास्टर होता है स्टेयर केस में उसको क्या बोलते हैं, तो मेंबर सपोर्टिंग। तो ब्लास्टर जो होता है स्टेयर केस में वो किसको सपोर्ट करता है, तो वर्टिकल हैंडल को सपोर्ट करता है, दैट इज ए। नेक्स्ट है डिफरेंशियल सेटलमेंट आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन प्लास्टिक क्ले इन केस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है आइसोलेटेड फाउंडेशन का प्लास्टिक क्ले के लिए वो कितना होता है 0.0015 L का, दैट इज B। व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर BC ऑफ द प्लेन फ्रेम दिया हुआ है, BC में पूछ रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ था। सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट पर निकाला जाए B पे, ये एंगल 60 डिग्री होगा। पॉइंट अगर लिया जाए तो यहाँ मान लेता 10 दिया हुआ है, एक रिएक्शन ये, रिएक्शन ये। तो अगर इसको रिएक्शन ये, इस रिएक्शन में अगर हम फोर्स मान लेते हैं तो ये इस तरह से खींचेगा तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पर जो फोर्स आएगा ये टेंसाइल नेचर का, दैट इज इस डायरेक्शन में आएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो F1 और ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन अपोजिट साइन का होगा, F1 बराबर F2 हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि सिर्फ अपोजिट साइन का होगा। तो F1 बराबर माइनस F2 कह सकते हैं। तो दोनों बराबर होगा, और कितना वैल्यू होगा इसमें, तो 10 का बराबर जो इक्वल है उसी का बराबर हो जाएगा, दैट इज सिंपल से। इसमें कुछ करना था, पॉइंट करना है, पॉइंट पे इसको एक पॉइंट पे निकाल लेना, इसको फ्रैक्शन कर देना, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, फ्रैक्ट करके निकालेंगे। निकालने के बाद जो F का वैल्यू आ रहा है इस डायरेक्शन में आएगा, इसमें F का वैल्यू आ रहा है 10 आ रहा है, और इसमें अगर देखा जाए AB में तो भी 10 आएगा, बट कॉम्प्रेसिव, ये टेंसाइल आएगा और ये कॉम्प्रेसिव आएगा। तो BC में पूछा है तो कॉम्प्रेसिव होगा, दैट इज 10 कॉम्प्रेसिव D। नेक्स्ट है द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग अप्रोक्सीमेटली। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में क्या क्या होता है वो पूछ रहा है। 25% कैल्शियम सल्फेट एंड 50% एल्युमिनियम, नहीं 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड 30% सिलिका होता है, 35%, दैट इज B। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.88 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है फ्रेश कॉन्क्रीट सैंपल इंडिकेट। 0.88 जो होता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर किसके लिए होता है, तो मीडियम वर्केबिलिटी के लिए होता है, दैट इज D। मल्टी अंडर रेम्ड पाइल आर जनरली, मल्टी अंडर रेम्ड पाइल होता है किसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो जनरली प्रोवाइड एक्सपेंसिव क्लेस वाल, दैट इज C। द स्टेट एनर्जी स्टोर्ड बाय इलास्टिक मेंबर, स्टेट एनर्जी स्टोर होता है किसने, बेंडिंग मोमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो किसका होता है m² dx डिवाइड बाई 2EI, m² dx डिवाइड बाई 2EI किसमें, दैट इज D।
नेक्स्ट है पार्ट एनालिसिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 40 days विल बी गिवन अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। टी दिया हुआ है 40 days भी, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के निकालने के लिए क्या जाता है, जेड निकालना पड़ता है। जेड के बराबर क्या होता है, टी एस माइनस टी ई डिवाइड बाई सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। टी एस दिया हुआ मेरा 40 days और टी ई एक्सपेक्टेड भी दिया हुआ 40 days, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। तो जेड जो हो रहा है, जेड बराबर 0 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50%, दैट इज डी। नेक्स्ट है, एज पर 102622019 द बाटर टू पाउडर रेशियो, मतलब बाटर और पाउडर का जो रेशियो होता है एक्सपेक्टेड बिटवीन कितना एक्सपेक्टेड होता है, तो 0.8 to 1 इसका एक्सपेक्टेड रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू 10262 2019 के अप्रॉक्स। जो बाटर और पाउडर का जो रेशियो होता है 0.8 to 1 होता है। नेक्स्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सी वाटर एंड सॉइल एंड वाटर ऑफ कोरेसिव कैरेक्टरिस्टिक द कवर स्ट्रक्चर मेंबर्स शुड बी इंक्रीज। तो किसी स्ट्रक्चर मेंबर का जो कवर होता है वो कितना इंक्रीज होता है, इन केस ऑफ सी वाटर के केस में कवर जो होता है कितना इंक्रीज होता है, 12 mm जो होता है वो इंक्रीज करता है, दैट इज सी। व्हेन वाटर कंटेंट इन ए सॉइल इज रिड्यूस्ड बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट, अगर जो वाटर कंटेंट है श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, तो हम लोग एक ग्राफ देखे थे, ये होता है सॉलिड स्टेट, ये होता है सेमी सॉलिड स्टेट, ये होता है प्लास्टिक स्टेट, ये होता है लिक्विड स्टेट। तो अगर हम लोग श्रिंकेज लिमिट, ये होता है श्रिंकेज लिमिट, ये होता है प्लास्टिक लिमिट, ये होता है लिक्विड लिमिट, अगर श्रिंकेज लिमिट से बियॉन्ड आते हैं तो कौन सा होता है, तो सॉलिड स्टेट होता है, दैट इज सॉलिड स्टेट। टू पीपुल वेटिंग जो इसका है, वेटिंग जो है W, each are sitting on the plank of length L, floating on the water at L/4 from either ends, then neglecting the weight of the plank, the bending moment at the center। इस एक प्लैंक दिया हुआ है, एक दो पीपल बैठा हुआ है, मान ली इसका वेट W है, इसका भी W है, A है, ये B है। तो पूछ रहा है कि सेंटर पे इसका मोमेंट कितना होगा, तो सेंटर पे मोमेंट कितना होगा, अगर इसका W देखा जाए तो क्लॉकवाइज लग रहा है और इधर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो W इंटू L/4 माइनस W इंटू L/4, तो ओवरऑल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हो जाएगा 0 बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एट द सेंटर। नेक्स्ट है, पाइपिंग इज ए सॉइल अकर्स, पाइपिंग जो होता है सॉइल में कब अगर होता है, सॉइल इज हाईली स्ट्रेटिफाइड, सॉइल इज हाईली पोरस, इफेक्टिव प्रेशर बिकम 0, जब इफेक्टिव प्रेशर 0 हो जाएगा तो पाइपिंग अकर करेगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ द RCC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार एट 10 mm स्पेसिंग। जो मेन रेनफोर्समेंट है RCC स्लैब में कंसिस्ट 10 mm बार का 100 mm स्पेसिंग पे दिया हुआ है। इफ़ द डिजायर टू रिप्लेस द 10 mm बार बाय 12 mm, पहले 10 mm का बार था उसको रिप्लेस करके 12 mm कर दिया गया, तो स्पेसिंग में क्या चेंजिंग होगा वो पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो स्पेसिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, ठीक है। तो स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d², डायमीटर का स्क्वायर। तो पहले 10 था, अब 12 कर दिया गया, तो अब स्पेसिंग कितना हो जाएगा, तो स्पेसिंग जो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज कर सकते हैं 144। तो अप्रॉक्स आंसर देखा जाए इसमें तो सी। नेक्स्ट है, 3 hinge आर सपोर्टेड एट ए डिफरेंट लेवल। 3 hinge आर्क जो है, 3 hinge आर्क जो होता है वो क्या होता है, तो जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है, सी। द फायर प्रूफ पेंट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, फायर प्रूफ पेंट में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या होता है, तो एस्बेस्टस फायर होता है, दैट इज ये। ए टाइवर 50 mm into 8 mm is to carry a load 80 kN. A specimen of the same quality steel of cross section area 250 mm square for the maximum load, maximum दिया हुआ 125 kN, carried by the specimen. The factor of safety पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर देखा जाए तो यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस। तो यील्ड कितना दिया हुआ है मेरा, निकाला जाता है 125 डिवाइड बाई इसका एरिया से डिवाइड करेंगे तो 250, और वर्किंग देखा जाए तो 80 इंटू इसका अगर एरिया से डिवाइड करेंगे तो कितना है 80 इंटू 8, ये दिया हुआ था ना, 50 इंटू 8 दिया हुआ था। अगर पहला का एरिया निकाला जाए, पहला का अगर स्ट्रेस निकाला जाए तो 125 डिवाइड बाई 250 फर्स्ट केस हो गया यील्ड में, और सेकंड केस में कितना 80 दिया हुआ है, तो 80 इंटू 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 8। या फिर कह सकते हैं कि अगर यील्ड स्ट्रेस निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 250, ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेस निकाला जाए तो
80 डिवाइड बाई 50 इंटू 8, दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद जो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आएगा वो 2.5 आ रहा है, दैट इज डी। क्रिटिकल एक्टिविटी जो होता है जीरो फ्लोट होता है इसमें। क्रिटिकल एक्टिविटी में टोटल फ्लोट जो होता है वो जीरो होता है, दैट इज ए। एज फैक्टर फॉर गेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ एज 6 मंथ, 6 मंथ में जो एज फैक्टर होता है वो कितना होता है 1.15, दैट इज सी। नेक्स्ट द बाई एक्सिस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ 1.25 डायमीटर फॉर इट्स बेस सो इन फिगर। बाई एक्सिस का पूछ रहा डिस्टेंस कितना होगा, बाई एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी सर्कुलर बेस से बाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 4r डिवाइड बाई 3 पाई। 4r डिवाइड बाई r का वैल्यू दिया हुआ है, पाई जानते हैं, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा 0.28 का अप्रॉक्स आ रहा है, दैट इज सिंपल फार्मूला था 4r डिवाइड बाई 3 पाई। नेक्स्ट है द मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन फॉर रेसिस्टिंग बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव सेक्शन कौन सा होता है, तो आई सेक्शन होता है, दैट इज डी। फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर विच प्रिंसिपल टेक्निक इज नॉट यूज्ड। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट को प्लेस करने के लिए अंडर वाटर में कौन सा टेक्निक नहीं यूज किया जाता है, उसमें से कौन सा नहीं किया जाता, पैकर्स मेथड जो है वो यूज नहीं किया जाता, दैट इज ए। एम टी इज द टॉर्सनल मोमेंट, टी इज द बेंडिंग मोमेंट, एम यू इज द फैक्टर मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन। फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर मेंबर। तो फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव स्ट्रेस से प्रोवाइड किया जाता है तो क्या होता है, तो टॉर्सनल जो मोमेंट होगा एम टी जो होगा वो ग्रेटर होगा एम यू से, दैट इज बी। नेक्स्ट है इफ आई बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोल बीम सेक्शन, ए पी इज द एरिया ऑफ द कवर प्लेट इन द फ्लेंज एंड एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द टॉप एंड द बॉटम फ्लेंज प्लेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिल्टअप सेक्शन का जो बिल्टअप प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो पूछ रहा है। सिंपल से इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर टोटल सेक्शन का देखा जाए बिल्टअप सेक्शन का तो कितना हो जाएगा आई सी जी प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्टअप सेक्शन का पैरेलल एक्सिस थ्योरम को निकालने का है, इसके एक्सिस का वर्ड निकालेंगे। बिल्टअप सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था एच, तो इसका जो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा h/2 हो जाएगा। एरिया दोनों पार का तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल जो देखा जाए तो ए आई बी प्लस 2 ए पी एच स्क्वायर, दैट इज बी। नेक्स्ट यहाँ टोटल मेरा 125 क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक के हिंदी था मेरा, और 26 to 125 तक हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन देखे। टोटल इसमें हम लोग 1 से लेकर के 125 तक का जो आंसर था उसको इसमें देखे हैं, लगभग सॉल्व करने का कोशिश किए। ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पेपर था जो यूपीपीएससी 29 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर था। सेकंड पेपर जल्दी इसमें सेकंड पार्ट में इसको अपलोड कर रहे हैं, तब तक के लिए यहाँ इसको एंड कर रहे हैं।